हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल आरएस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम भारत के राष्ट्रपति के चुनाव एवं इसकी प्रक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति चुनाव एवं इसकी प्रक्रिया को लेकर जितने भी डाउट है वो सभी डाउट इस क्लास में क्लियर हो जाएंगे। बस आप क्लास एंड तक देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर क्लासेज मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने टॉपिक भारत में राष्ट्रपति चुनाव की ओर। फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कुछ की पॉइंट्स हैं, यानी कुछ मुख्य बिंदु हैं। वो क्या क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। पहले है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यानी हिंदी में कहोगे तो अप्रत्यक्ष चुनाव है। इससे आपको क्या समझ में आया? इससे यह समझना है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता, आम नागरिक भाग नहीं लेते हैं। तो फिर भाग कौन लेता है? भाग हमारी ओर से हमारे जनप्रतिनिधि, एमएलए और एमपीज भाग लेते हैं, लेकिन हम राष्ट्रपति चुनाव में डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं। इसलिए इसे क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। सेकंड बात क्या है इसमें कि राष्ट्रपति चुनाव है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर होता है, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व इसमें होता है। अब इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया, दोस्त, जैसे हमारे यहाँ के एमएलए और एमपी का इलेक्शन होता है तो क्या होता है, उसमें अगर 10 कैंडिडेट खड़े हो गए या फिर 5 कैंडिडेट खड़े हो गए या 3 कैंडिडेट खड़े हो गए, तो जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, चाहे वो बाकी कैंडिडेट से एक ही वोट ऊपर हो, वो कैंडिडेट क्या हो जाता है? विजय हो जाता है, वो विनर होता है, उसमें वो चुनाव जीत जाता है। जैसे देखो, यहाँ ए के पास 15,000 वोट है, बी के पास 20,000 वोट है और सी के पास 25,000 वोट है। तो इसमें कुछ भी नहीं देखना, बाकी बस यही देखना है किसके पास ज्यादा वोट है। यहाँ सी के पास ज्यादा वोट है तो सी क्या हो गया? विनर हो गया। और इस पद्धति को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की क्या होती है? विजय होती है इसमें। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है, वोटों का एक निश्चित परसेंटेज है, निश्चित भाग है, यानी उसे बोलते हैं विनिंग कोटा। वो प्राप्त करना ही करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि 3 कैंडिडेट खड़े हो गए, जिसको पहली वरीयता में ज्यादा वोट मिल गए वो जीत गए, ऐसा इसमें नहीं है। नेक्स्ट इसमें है, ये सिस्टम है उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, यानी एकल संक्रमणीय या आपको हस्तांतरणीय या स्थानांतरणीय ये मत पद्धति होती है। इसमें क्या होता है, आपने वोट दिया तो आपको क्या करना है, आपके पास जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, उन सबको क्या करना है? वरीयता देनी है। यानी कि मेरी प्राथमिक वरीयता यह है, द्वितीय यह है, तृतीय यह है, यानी मेरी फर्स्ट चॉइस ये वाला है, दूसरा ये वाला है। आप इसका मतलब क्या हुआ कि मैं चाहता हूं कि मेरा ये बंदा पहले राष्ट्रपति बने, अगर ये नहीं बनता है तो ये दूसरे वाला बने, या फिर ये भी नहीं बने तो ये तीसरे वाला बने। तो ऐसे क्या करते हो आप? इसमें वरीयता देते हो। तो अगर आपका वोट मान लो पहली वरीयता वाला आपका रेस से बाहर हो जाता है कैंडिडेट, तो दूसरी वरीयता के जो वोट है उनके पास आपका वोट चला जाएगा। तो इसमें से यह है कि आपका वोट खराब नहीं जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, नॉर्मल जो वोटिंग करते हैं हमारे क्या होते हैं, अगर हमारा कैंडिडेट जीत गया तो हमारा वोट काम आ जाएगा, अगर कैंडिडेट हार गया तो वो हमारा वोट वेस्ट चला जाता है। नेक्स्ट क्या है, इसमें फेडरल सिस्टम है, यानी संघीय सिद्धांत। संघीय सिद्धांत क्या होता है? देखो, यहाँ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर भाग लेती है। अब अकेले भाग क्यों नहीं लेती? क्योंकि ये हमारा राष्ट्रपति देश का, राष्ट्र का प्रमुख है। तो अगर हम ये बोले कि एक सांसद संसद पूरी अकेले चुनाव में भाग ले ली, यानी एक केंद्र सरकार ही सिर्फ चुनाव में भाग लेगी, तो केंद्र में क्या होता है? एक दल का बहुमत होता है। अगर एक दल का बहुमत है तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे? अपने दल के किसी नेता को राष्ट्रपति बनाएंगे। तो वो क्या, वो पूरे देश के या सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा? नहीं करेगा, वो सिर्फ अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इसलिए क्या किया गया है, इसमें राज्य और केंद्र दोनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, आपको फेडरल यूनियन और इसके बारे में भी मैं अलग क्लास बना के समझाऊंगा, फेडरल क्या होता है, यूनियन क्या होता है। नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्रपति का चुनाव है वो क्या है? गुप्त मतदान प्रणाली होती है। इसमें सीक्रेट वोटिंग होती है, यानी आप अपना वोट किसी को नहीं दिखाओगे। जैसे यहाँ देख रहे हो, ये बंदा ये वोट देने जा रहा है, इसको कोई और देख रहा है, सिर्फ इसको पता है कि मैंने किसको वोट दिया। जब तक ये किसी को नहीं बताएगा
तो कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे आप वोटिंग के लिए जाते हो तो आप भी अपना वोट क्या देते हो, सीक्रेट देते हो। लेकिन एक इसके विपरीत भी पद्धति चल रही है। वो कहाँ चलती है? राज्यसभा का जब इलेक्शन होता है तो राज्यसभा के सदस्य क्या करते हैं, अपना वोट अपने पार्टी प्रेसिडेंट को, राज्यसभा सदस्य नहीं सॉरी, उसमें जो एमएलए भाग लेते हैं वो एमएलए क्या करते हैं, अपना वोट अपने पार्टी प्रेसिडेंट को दिखाकर फिर वोट डालते हैं कि मैंने, आपने बोला कि इस बंदे को वोट डालना है, मैंने इसको डाला है, देख लीजिए आप। और इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जिसमें कौन कौन से हैं। पहला आर्टिकल 54 है, जो क्या बताता है कि राष्ट्रपति चुनाव में वोटर कौन रहेंगे, यानी वोट कौन डालेगा। तो देखो आप यहाँ देख रहे हो, ये सूट बूट पहने हुए लोग हैं, ये सब वोट डालेंगे। हमारे कहीं फोटो दिख रही है इसमें? कहीं हमारे से लोग भी दिख रहे हैं? कोई नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब हम लोग इसके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। कौन भाग लेगा? या तो एमएलए लेंगे या एमपी लेंगे, यानी विधायक लेंगे या फिर सांसद लेंगे। नेक्स्ट बात है आर्टिकल 55। ये क्या बताता है कि राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, कि राष्ट्रपति चुनाव किस प्रक्रिया के तहत होगा। तो देखो इसमें क्या होता है, मैंने बताया वोटर्स कौन होते हैं, एमएलए एमपीज होते हैं। तो हमारे जब वोटिंग होती है, नॉर्मल जनरल इलेक्शन होते हैं, उनमें क्या होता है, हमारा एक वोट, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, एक ही होती है। लेकिन जो एमएलए और एमपीज के जो वोट हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। आप यहाँ भी देख सकते हो, लेकिन मैं नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छे समझाऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल 57 क्या कहता है कि फिर से चुनाव लड़ने के लिए पात्रता क्या है, यानी एलिजिबिलिटी क्या है, कि अगर कोई दोबारा चुनाव लड़ना चाहे, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो ऐसा हमारे संविधान में कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि एक बार जिसने चुनाव लड़ लिया वो बंदा दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इसमें कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि आप एक बार चुनाव लड़ सकते हो, दो बार लड़ सकते हो या तीन बार लड़ सकते हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन ये प्रावधान कहाँ है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में है कि एक बंदा सिर्फ दो बार राष्ट्रपति पूरे कार्यकाल के तहत रह सकता है। पूरे कार्यकाल के दौरान सिर्फ दो बार राष्ट्रपति रह सकता है। ऐसे नहीं, एक कार्यकाल खत्म हो गया तो एक कार्यकाल और खत्म कर सकता है, उसके बाद में वो राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन कार्यकाल का मतलब है कम से कम उसके एक टेन्यूर में 2 साल पूरे कर लेने चाहिए। अगर 2 साल से कम है, 2 साल पूरे नहीं हुए, तो वो क्या है, वो टर्म उसका काउंट नहीं होगा। अगर मान लो 1.5 साल रहा कभी कोई राष्ट्रपति, उसके बाद में फिर अगले चुनाव में वो मान लो 5 साल रहा, तो उसका एक टेन्यूर रहा, पिछला 1.5 साल वाला नहीं काउंट होगा। कम से कम कितना होना चाहिए, 2 साल होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 62 कहता है कि टर्म्स ऑफ इलेक्शन, यानी चुनाव की अवधि क्या करेगी, अवधि कितनी रहेगी। यानी अगर आर्टिकल 62 क्या बोल रहा है कि चुनाव की अवधि क्या रहेगी, यानी चुनाव कितने समय में हो जाना चाहिए। तो देखो राष्ट्रपति कितने साल के लिए अपना चुना जाता है, 5 साल के लिए। राष्ट्रपति का चुनाव कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए। एक राष्ट्रपति हमारा भारत में 5 साल के लिए रहता है, अमेरिका कितने साल के लिए रहता है, 4 साल के लिए। तो हमारा राष्ट्रपति 5 साल में जो दूसरा राष्ट्रपति आना है, वो इस राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले वो इलेक्शन प्रोसेस पूरी हो जानी चाहिए। यानी जैसे हमारा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, ये 25 जुलाई 1977 को इन्होंने शपथ ली थी। तो उसके इनके बाद में जो भी राष्ट्रपति बन रहे हैं वो हमेशा किस डेट को शपथ लेते हैं, 25 जुलाई को। जैसे रामनाथ कोविंद कब राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, 25 जुलाई 2017 को। अब नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा, वो कब लेगा, 25 जुलाई 2022 को। यानी मतलब जो 25 जुलाई है ना, ये डेट चेंज नहीं होगी, यानी सब इसी डेट को लेंगे। अगर कोई ज्यादा कुछ डिस्प्यूट या कुछ ऐसा नहीं हुआ तो ये चेंज नहीं होगी, अदरवाइज ये 25 जुलाई को शपथ ले लेगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि आपका जो राष्ट्रपति इलेक्शन है कम से कम 5-6 दिन पहले हो जाना चाहिए। अगर कोई डिस्प्यूट या और कुछ होगा तो वो क्या हो जाए, वहां तक सोल्व हो जाए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि चुनाव की अवधि क्या है, 5 साल है। और अब जो पूछ ले कि राष्ट्रपति कब शपथ ले रहे हैं, तो आपके पास दिमाग में ये रहना चाहिए कि कब ले रहे हैं, 25 जुलाई को। नेक्स्ट आर्टिकल 71 क्या कहता है कि मैटर रिलेटिंग टू द इलेक्शन, कि जो चुनाव से संबंधित कोई मामले हैं उनको कौन देखेगा। तो इन मामलों को देखने के लिए हमारे पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। डिस्प्यूट कैसे हो सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, उसी समय किसी राज्य की विधानसभा भंग हो गई हो,
या फिर और कोई डिस्प्यूट हो गया हो, तो उनको देखने के लिए कौन है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है कि चाहे कुछ भी हो, राष्ट्रपति चुनाव तय सीमा पर होकर रहेगा। राष्ट्रपति चुनाव चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे सुनामी आए, वो एक तय डेट पे होकर रहेगा, निश्चित तारीख पे होकर रहेगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्र जो हमने पिछला पॉइंट पढ़ा कि इसमें वोटर कौन रहेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। जो वोटर हैं, वोट कौन डालेंगे, इस उनको क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज, यानी निर्वाचक मंडल। आपसे पूछा जाएगा निर्वाचक मंडल में कौन नहीं है, तो ये सब दे रखा हो, जो इनसे अलग हो वो क्या हो जाएगा? निर्वाचक मंडल में नहीं आएगा। तो देखो क्या होगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। देखो वर्ड बोलना, एक हिंदी में इसे बोलते हैं निर्वाचित, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्टेड। यानी मैंने यहाँ न मनोनीत लिया है, ना ही मैंने नॉमिनेटेड लिया है। यानी जो एमएलएज हैं, जो सॉरी जो एमपीज हैं और क्या है, इलेक्टेड हैं, वो ही राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे? भाग लेंगे। अब की नॉमिनेटेड कौन आ गए? देखो लोकसभा में नॉमिनेटेड कौन होते हैं? 2 आंग्ल भारतीय होते हैं, और राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं। और वो कैसे होते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान या किसी समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। तो वो लोग क्या होंगे? इसमें भाग नहीं लेंगे। नेक्स्ट है इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यहाँ भी देखो इलेक्टेड है, यहाँ भी निर्वाचित है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां भी क्या कोई मनोनीत होता है क्या? हम सोचे कि राज्य विधानसभा में भी कोई मनोनीत होता है क्या? देखो भाई, राज्य विधानसभा में भी राज्यपाल को अधिकार होता है, अगर वो चाहे तो एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है, और वो एंग्लो इंडियन क्या करेगा? राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेगा। दूसरी बात, राज्य में विधान परिषद भी है कुछ राज्य में, तो विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेंगे। नेक्स्ट देखो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ किस किस की यूनियन टेरिटरीज हैं? दिल्ली और पुडुचेरी। मैंने यहाँ जम्मू कश्मीर को बाहर रखा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या है, अभी उसकी विधानसभा का गठन नहीं हुआ है। तो क्या है, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कौन? निर्वाचित सदस्य। तो इन सबको मिलाकर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल। समझ में आ गया होगा निर्वाचक मंडल क्या होता है। नेक्स्ट बताता हूँ, अपनी पार्लियामेंट है, उसमें कौन सदन है? 2, राज्यसभा और लोकसभा। अब इन दोनों में सीटें जो सैंक्शन कितनी है? राज्यसभा में टोटल सीट हो सकती है 250 अब तक, जो संविधान में दे रखी है। लेकिन ये 250 सीटें पूरी भरी हुई नहीं रहती। इसी प्रकार लोकसभा में 550 प्लस 2 हो सकती है, और 2 क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं। तो ये अभी तक ये सीटें भी क्या है? पूरी भरी हुई नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं बताऊंगा। अब देखो, इसमें जो 250 राज्यसभा में, उसमें 238 सीटें होती है राज्यों की और यूनियन टेरिटरीज की, और बाकी 12 सदस्य क्या होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और वो क्षेत्र मैंने बता दिया कौन कौन से हैं। देखो ये है मैरी कॉम और ये है सचिन तेंदुलकर, ये अभी राज्यसभा सदस्य है और मनोनीत है राष्ट्रपति द्वारा। अभी क्या ये उस क्षेत्र में है? क्या ये कला में है? क्या ये साहित्य में है? क्या ये विज्ञान में है? समाज सेवा में है? किस क्षेत्र में है? नहीं है, फिर भी ये मनोनीत है। तो देखो इस जो स्पोर्ट्स है इसको भी एक कला मान लिया गया, और इनको क्या कर दिया? राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया। नहीं, उस श्रेणी में ये नहीं आ रहे वैसे। अब उसमें से जो 238 सीटें हैं, उनमें से 233 सीटों पर ही चुनाव होता है। 233 सदस्य ही आते हैं, बाकी 5 सीटें क्या है? तो 33 सीटें पूरी भरी हुई हैं, और 5 सीटें क्या है? अभी भी वैकेंट है, यानी उनको अभी भी रिजर्व में रखा गया है। किस लिए रखा गया वो बताता हूँ। ये नक्शा आपको समझ में आ गया होगा। ये जम्मू कश्मीर है, ये पीओके है, और ये क्या है? अक्साई चीन। अब मुझे नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा, फिर भी बता देता हूँ मैं। कभी पीओके को हम लाएंगे या अक्साई चीन को भी ले लेंगे, छोड़ेंगे थोड़ा चीन के पास। तो हो सकता है हमें कुछ सीटें यहाँ भी देनी पड़ जाए। तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है? इतनी सीटें ले रखी हैं, 5 सीटें रिजर्व में ले रखी हैं। हाँ, तो ये बात ये है कि 250 और 550 ये सीटें संविधान में ऑलरेडी सैंक्शन है। अगर इनसे ज्यादा सीट हमें अगर बढ़ानी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और यहाँ तक संविधान संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोकसभा की तरफ। देखो लोकसभा में क्या है? 530 सीटें किसकी है? राज्यों की है। 20 सीटें क्या है? यूनियन टेरिटरीज की है। राज्यों वाली 530 की 530 भरी हुई है, इनमें कोई जगह खाली नहीं है। यूनियन टेरिटरीज की 13 सीटें भरी हुई है, 7 सीटें वैकेंट है।
और 2 सीटें क्या हैं? ये नॉमिनेट होती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और ये अभी जो नॉमिनेटेड मेंबर कौन है? जॉर्ज बेकर एंड रिचर्ड हे। ये दोनों एंग्लो इंडियन है जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत है। नेक्स्ट, जो 7 सीटें बच गई वो किस लिए रखी है हमने? सेम वही बात, ये पीओके है, ये एक्साइज चीन है, इनमें अगर देनी पड़ी या फिर किसी स्टेट की सीट किसी यूनियन टेरिटरीज की सीट बढ़ानी पड़ी तो उसके लिए 60 सीटें हमारे पास क्या है? रिजर्व में है। अब देखो आपको समझ में आ गया होगा, 233 सीटें ये हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगी, 530 सीट ये हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे और 3 ये हैं। तो टोटल ये सीट का मतलब क्या हो गया? यहाँ एमपीज है, टोटल कितने एमपी हो गए? 776 एमपीज, यानी 776 एमपी है जो क्या करेंगे? राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। समझ में आ गया? संसद से कितने सदस्य भाग लेंगे? 776 सदस्य। कोई समझाने की जरूरत है वो कुछ नहीं? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इनके वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि इनके वोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी है एमएलए के वोट की, उसके बाद में निकालेंगे हम किसकी वैल्यू? एमपी के वोट की वैल्यू। ठीक है, तो देखो एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो हमें यूपी की एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकालनी है, तो यूपी की कुल जनसंख्या कितनी है? अब जनसंख्या से मतलब एक चीज दिमाग में बैठा लो, आज की जनसंख्या की बात नहीं करेंगे। ये जनसंख्या कौन से डेट की है? 1971 की, 1971 की जनसंख्या की बात करेंगे। तो 1971 की जनसंख्या यूपी की कितनी है? उसमें क्या करेंगे? यूपी के कितने एमएलए बताए है? मान लो 403 एमएलए हैं अभी, तो उसका भाग दे देंगे और नीचे क्या करेंगे उसको, या तो आंसर आने के बाद 1000 से गुणा कर दो या इसी के साथ 1000 से क्या कर दो आप? गुणा कर दो। अगर आंसर आया उसमें क्या करोगे? 1000 का भाग दोगे और यहाँ क्या करोगे? 1000 से क्या कर दोगे? डायरेक्ट ही गुणा कर दोगे। तो जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी? एक एमएलए के वोट की वैल्यू हो जाएगी कहाँ पे? यूपी में। अब यूपी में एक एमएलए की वोट की वैल्यू होगी, वो राजस्थान के एक एमएलए के वोट की वैल्यू से बराबर नहीं होगी। वो यूपी के सारे एमएलए हैं उनके वोट की वैल्यू बराबर होगी, लेकिन राजस्थान के एमएलए से उनकी क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये जनसंख्या और सीटों के आधार पर निकाला जाता है। सीट कितनी है और जनसंख्या, तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि दो स्टेट की वो एमएलए की वोट की वैल्यू बराबर निकले। लेकिन एक है, वो मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा कि किन दो स्टेट की एमएलए की वोट की वैल्यू बराबर है। अब देखो एमएलए के वोट की अगर वैल्यू आ गई तो उसके बाद में हम निकालते हैं एमपी के वोट की वैल्यू। तो एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी होती है? देखो टोटल हम निकालेंगे, बताऊं कैसे है? 5,59,495 टोटल सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के एमएलए हैं, उनके वोट की वैल्यू इतनी है। टोटल कितने कुल मिलाकर? 4,120, 4,120 एमएलए हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के एमएलए को मिलाकर अगर इनको करते हैं तो टोटल नंबर कितना होता है? 4,120। इन सभी 4,120 एमएलए के वोट की वैल्यू इतनी होती है, कितनी? 5,49,495। ठीक है, अब ये वैल्यू आने के बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास एमपी कितने थे? अभी पीछे निकाले थे 776, 776 एमपी थे। इनका क्या कर देंगे? इसमें भाग दे देंगे और ये आंसर आ गया कितना? 708.11। अब क्या करते हैं? देखो एक एक अगर यहाँ 5 एक होता तो इसको कर देते हैं हम 709, लेकिन ये 5 एक नहीं है, मैंने 50 आपको समझा दूंगा, 50 नहीं है, 50 से कम है, तो इसको हमने क्या कर दिया? नेक्स्ट राउंडेड टू कर दिया, 708 ही रख दिया, 709 नहीं किया। अगर यहाँ 5 एक होता तो कितना कर देते हैं? 709 कर देते हैं। अब 708 एक एमपी के वोट की वैल्यू आई है, तो एमपी कितने हैं टोटल? 776। इससे गुणा करेंगे तो कितना आया? 5,49,408। देखो ये और ये क्या अलग आ गए? अलग आने की वजह क्या है कि हमने इसको नेक्स्ट राउंडेड कर दिया, यानी नेक्स्ट राउंड फिगर में लिख दिया। अदरवाइज दोनों की वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? बराबर होनी चाहिए थी। अगर मैं यहाँ ज्यादा कर देता या 5 आता तो यहाँ कितना हो जाता? 9 हो जाता, तो ये वाला इससे ज्यादा हो जाता। समझ में आ गया होगा एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं और एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। यह है आपके 1971 की जो पूरे भारत के जितने स्टेट है उनकी जनसंख्या। तो देखो जनसंख्या सिक्किम की देखो बहुत कम जनसंख्या थी और उसकी सीटें कितनी है? 32 है। तो सिक्किम के एक एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी है? 7 के बराबर है। 7 के बराबर, ओनली 7 के बराबर है। और सबसे कम किसकी है? इसे सिक्किम की है। इसी प्रकार देखें तो उत्तर प्रदेश को देखो, उत्तर प्रदेश के 403 एमएलए हैं और जनसंख्या देखो कितनी है। इस जनसंख्या के हिसाब से इसके एक एमपी की एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी आई? 208। कितनी आई? 208। देखो एक स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू 7 है और एक की कितनी है? 208। ऐसा क्यों है? देखो भाई जनसंख्या के हिसाब से है,
तो पूरी जनसंख्या को बराबर इसमें भागीदारी मिलनी चाहिए ना, मेरा वोट है और एक सिक्किम के व्यक्ति का वोट बराबर होनी चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मेरी ओर से मैं तो वोट नहीं डाल रहा, लेकिन वोट कौन डाल रहा है, मेरे प्रतिनिधि डाल रहे हैं। तो क्या हो गया, जैसे यूपी के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा है, तो उनके एमएलए कितने हैं, 403। और जनसंख्या देखो यहाँ क्या है, 2 लाख है, और यहाँ देखो जनसंख्या कितनी, देखो कितना हो गया, 8,38,49,903। यहाँ कहाँ 2 लाख है। तो इस हिसाब से पूरी जनसंख्या के हर आदमी के जो वोट वैल्यू है उसके बराबर होना चाहिए, यानी सबको बराबर भागीदारी मिलनी चाहिए। इसीलिए क्या किया गया है, इसको जनसंख्या के हिसाब से वोट वैल्यू भी लिया गया है। अब मैंने बताया था कि दो स्टेट की जो एमएलए की वोट वैल्यू क्या है, बराबर है। वो कौन कौन सा, तमिलनाडु और झारखंड का। देखो तमिलनाडु का कितना है, 176, यानी एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी है, 176, यानी एक एमएलए का वोट 176 वोटों के बराबर है। इसी प्रकार झारखंड के एक एमएलए का वोट कितने के बराबर है, 176, 176 के बराबर है। तो ये दो स्टेट है जिनके एमएलए की वोट की वैल्यू बराबर है। अब देखो ये हम 1971 की जनसंख्या ले रहे हैं, 1971 की जनसंख्या ले रहे हैं, और वो कब तक लेंगे कि 2026 के बाद तक लेंगे। तो उसके बाद में काउंटिंग कम होगी 2031 में, तो उसके बाद में देखा जाएगा कि 2031 की रखनी है या फिर 1971 की रखनी है। लेकिन अभी तक हम 2026 तक यही प्रावधान है कि हम कौन सी लेंगे, 1971 तक। तो क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई पूछे कि कब तक हम 1971 वाली जनसंख्या लेंगे, तो 2026 के बाद की जो जनगणना आएगी तब तक हम यही लेंगे। समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा वोट वैल्यू किसकी है, यूपी की, सबसे कम सिक्किम की, और बराबर किनकी है, तमिलनाडु और झारखंड की, तमिलनाडु और झारखंड की। और जम्मू को देखो मैंने ये हाईलाइट कर रखा है। अभी क्या है, जम्मू का जो पहले वाली विधानसभा थी उसी के हिसाब से लिखा है। आगे देखो जम्मू को यूनियन टेरिटरी बनाते हैं या स्टेट बनाते हैं, वो बाद में उसी हिसाब से इसको इसमें ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, देखो टोटल एमएलए कितने बताए थे मैंने, 4120। वो आपने पीछे वाली स्लाइड में भी देखा होगा। देखो ये 4120 टोटल एमएलए हैं, और टोटल इनके वोटों की वैल्यू करी जाए। देखो सिक्किम के एक एमएलए की वोट की वैल्यू 7 है, 32 की कितनी होगी, 224। ऐसे सभी स्टेट की निकाली और टोटल कितनी आ गई, 5,49,495। और एमएलए कितने हैं टोटल, 4120। अब देखो टोटल एमएलए कितने हो गए, राज्य और यूनियन टेरिटरी को मिला के 4120 हो गए। एमपी कितने बताए थे, 776, 776। टोटल वोटर कितने हो गए, 4,896। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कितने लोग भाग लेंगे, बस ये इतने से लोग भाग लेंगे। लेकिन वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 लाख के पार हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10,98,882। देखो कैसे, एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। एमपी के वोट की वैल्यू इतनी आ गई। टोटल वोट कितने हो गए, कितने, 10,98,903। कितने हो गए, 10,98,903, सॉरी मैंने गलत बताया था, 10,98,903 इतने वोट हो गए। और वोट वोट देने वाले कितने हैं, 4,896। तो 4,896 लोग अगर वोट डाल रहे हैं और वोट की वैल्यू कितनी हो रही है, इतनी। तो जब राष्ट्रपति जीतता है तो क्या बोलेगा कि वो 5 लाख से जीत गया या 4 लाख से जीत गया, ऐसे बोला जाएगा। नहीं कि ऐसे बोला जाएगा कि भाई 2,000 से जीत गया, 500 से। क्योंकि अब वोट क्या हो गए, जो टोटल वोटर तो ये हैं, लेकिन वोट कितने हो गए, ये हो गए 10,98,903 वोट हो गए। ठीक है। अब है कि मैंने बताया था कि राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए एक विनिंग कोटा होना चाहिए। अब विनिंग कोटा क्या होता है, देखो विनिंग कोटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वैलिड वोट, यानी जो वोट रिजेक्ट नहीं हुए, वैलिड इनवैलिड क्या होते हैं, जो रिजेक्ट हो गए उनको हटा दो। उसके बाद में जो सही वोट बचे हैं, वैलिड वोट बचे हैं, वो रखेंगे। उसमें क्या करेंगे, वैकेंसी कितनी है, सीटों की संख्या कितनी है, उसमें एक जोड़ देंगे। अब राष्ट्रपति के लिए कितनी सीटें होती हैं, सिर्फ राष्ट्रपति तो वो एक ही बनना है, 2-3 तो नहीं बनने। तो वैकेंसी हमेशा क्या होती है राष्ट्रपति के लिए, एक। सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक। एक प्लस एक कितने हो गए, 2 का भाग देंगे, और जो आंसर आएगा उसमें क्या कर देंगे, ये एक जोड़ देंगे। उसे क्या कहेंगे, विनिंग कोटा। क्या कहेंगे, विनिंग कोटा। अब बताया था कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, यानी एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय मत पद्धति क्या होती है उसको पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। देखो एग्जाम्पल के लिए आपके पास क्या है, 3 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उम्मीदवार है, एक ए है, एक बी है, और एक क्या है, सी है। 3 उम्मीदवार है, और टोटल वैलिड वोट कितने हैं, यानी जो रिजेक्ट हुए उनको निकाल दिया, बाकी वो वोट मान रहे हैं, ऐसा है कुछ नहीं, मान रहे हैं हम समझने के लिए, समझने के पर्पज से। टोटल वैलिड वोट कितने हैं, 100 है, 100 है। अब विनिंग कोटा कैसे निकालेंगे, और जो वैलिड वोट है बट्टा 2, सीटों की संख्या इसमें क्या होती है, एक ही वैकेंसी होती है, तो सीधा लिख दो कि बट्टा कितना हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा,
ये अपॉन ये, यानी 100/2। और जो आंसर आएगा कितना आएगा, 100 में 2 का से डिवाइड करेंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 50, और 50 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 51। यानी जिस कैंडिडेट के पास विनिंग कोटा 51 आ गया वो क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा, इस राष्ट्रपति चुनाव को जीत जाएगा। देखो ये क्या होता है, राष्ट्रपति चुनाव में एक बैलेट पेपर होता है, यानी जो मत वोट डालने के लिए जाते हैं, वोट मतदान पत्र होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो बैलेट पेपर है। तो ये कैंडिडेटों के नाम लिखे होते हैं, जैसे A B C, और भी कोई होता है तो उनका नाम लिख दिया जाता है। फिर यह ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, यानी वरीयता क्रम क्या है। अब आप जैसे मान लो आप वोट डाल रहे हो, आप MP हो और वोट डाल रहे हो, तो आप कहोगे मैं तो B को चाहता हूँ कि बी मेरा राष्ट्रपति बने। तो बी के सामने क्या लिख दिया, एक लिख दिया, एक नंबर लिख दिया। फिर बोला कि ए बी अगर नहीं भी जीत पाए तो ए बढ़ना चाहिए। फिर ए को क्या दे दिया, 2 नंबर। और लास्ट में जो नंबर 3 नंबर है, सी को दे दिया कि कोई नहीं बने तो सी बन जाए। और ये नंबर आपको देना ही देना है। ये नंबर अगर राष्ट्रपति चुनाव में जो वोटर भाग ले रहा है उसको देना ही देना है। अगर आपने इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको कुछ नहीं दिया, तो वैलिड वोट नहीं माना जाएगा। आपको वरीयता सबको देनी देनी है। ठीक है। दूसरी बात कि अगर आपने चाहा कि मैं दोनों को एक ही वरीयता दे दूं, तो भी आपको वोट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो ये हो गया, आपने वोट डाल दिया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट राउंड में देखा जाएगा कि पहली वरीयता के वोट सबसे ज्यादा किसको मिले, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट सबसे ज्यादा किसको मिले, तो वो देखे जाएंगे। और क्या किसी ने विनिंग कोटा प्राप्त किया, अगर यहाँ कोई विनिंग कोटा प्राप्त कर लेता है, विनिंग कोटा कितना बताया था अभी, मान लो कि 51 है, हमने निकाला था 100 मान के, 51 है। तो देखो 51 किसी को मिले पहली वरीयता में। तो पहली वरीयता में ए को 45 लोगों ने चाहा कि ये हमारा, 45 लोगों की पहली पसंद थी कि ए राष्ट्रपति बने। 40 लोगों की पहली पसंद थी कि बी राष्ट्रपति बने, और 15 लोगों की पहली पसंद थी कि सी राष्ट्रपति बने। देखो अगर यहाँ किसी को 51 मिल जाता तो वो क्या हो जाता, विनर हो जाता। लेकिन 51 किसी को नहीं मिला। तो ये हमारे MLA MP या प्रधान या म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव नहीं है कि जिसको ज्यादा मिल गया वो जीत गया, नहीं। यहाँ कोई नहीं जीता है अभी, किसी कोई भी विनर नहीं बना है। तो क्या होगा, जो सी है, जो सबसे कम पहली वरीयता में जो बंदे को वोट मिले हैं, उसको क्या कर दिया जाएगा, रेस से बाहर कर दिया जाएगा। सी यहाँ से रेस से हट जाएगा। और सी के जो वोट है वो मैंने क्या बताया था कि खराब नहीं जाएंगे। अब सी को जिन्होंने पहली वरीयता दी है उन्होंने किसी ना किसी को दूसरी वरीयता भी दी होगी। भाई 15 लोगों ने चाहा है कि सी मेरा राष्ट्रपति बने पहला, लेकिन उसमें से कुछ लोगों ने चाहा होगा कि ए बन जाए, अगर सी नहीं बने तो। वो कुछ ने चाहा होगा दूसरे नंबर पे कि बी बन जाए, ऐसा भी चाहा होगा। क्योंकि वरीयता तो यहाँ मैंने बताया कि सबको देनी देनी है। तो मान लो इसको एक नंबर दे दिया बी को, तो ए, फिर ए और सी को भी इनको कोई क्रम देना था कि दूसरे इन्होंने चाहा कि ए बनना चाहिए और तीसरा चाहे सी बनना चाहिए। तो यहाँ देखा जाएगा दूसरी वरीयता क्या है इनकी। तो दूसरी में क्या किया, जो सी को वोट डाले थे 15 लोगों ने, उसमें 4 ने कहा कि नहीं हमारा अगर सी नहीं बनता है तो दूसरा हमारी चॉइस है ए। और 11 लोगों ने कहा कि सी नहीं बनता है तो हमारी दूसरी वरीयता क्या है, बी। तो अब ये जो वोट है ये क्या हो जाएंगे, ए के खाते में ए वाले जुड़ जाएंगे और बी के खाते में बी वाले जुड़ जाएंगे। और टोटल दूसरे राउंड में क्या हो जाएगा, ए को देखो कितना मिला 49 और बी को कितना मिल गया 51। अगर 51 का कोटा पूरा हो गया तो यहाँ बी क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। बी क्या बन गया, यहाँ पे विनर बन गया। लेकिन मान लो यहाँ ऐसा होता कि ये जो 11 वोट यहाँ डाले हैं, यहाँ 5 इसको डाल देता, 10 इसको डाल देता, तो इसके पास 50 हो जाते और इसके पास ही 50, तब कौन जीतता। तब देखा जाता है कि इनको दूसरी वरीयता में कितने लोगों ने वोट दिया है। अगर दूसरी वरीयता की इनके वोट ज्यादा हो जाते किसी के, तो वो क्या होता है, यहाँ पे विनर हो जाता। और ऐसा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ एक बार हुआ है। वो किनके पास, किनके चुनाव में हुआ है, यह है नीलम नीलम संजीव रेड्डी, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे 1969 में। और ये कांग्रेस के थे पहले, लेकिन ये क्या हो गए कि इंडिपेंडेंट खड़े हो गए कि मुझे, मैं भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ूंगा। और उसमें इंदिरा गांधी का भी योगदान था। हालांकि ये बहुत अच्छी कहानी है, इसको कभी चाहोगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस पे भी। लेकिन तब क्या हुआ कि ये जो नीलम संजीव रेड्डी है, वो वीवी गिरी से पहली वरीयता के वोटों में क्या थे, आगे थे। लेकिन इनके पास क्या नहीं बना था, विनिंग कोटा। विनिंग कोटा जैसे यहाँ 51 बनाना, वो विनिंग कोटा ये प्राप्त नहीं कर पाए। तो क्या हुआ, दूसरे प्राथमिकता देखी गई। दूसरी प्राथमिकता में क्या हो गए, इनको लोगों ने दूसरी पसंद, इन लोगों की ये ज्यादा थे और ये दूसरी पसंद लोगों की कम थे। पहली पसंद तो ज्यादा थे लेकिन दूसरी पसंद क्या थे, कम थे। तो जीत क्या गए, ये जीत गए। वो भी बहुत कम अंतराल से जीते थे। ये इनको मिला था 50 पॉइंट समथिंग के लगभग, 50 पॉइंट कितना मिला था, 22।
इतना ही वोट मिला था और ये जीत गए थे। बहुत कम अंतराल से क्या हो गया था, जीत गया था। बहुत ही मजेदार कहानी है, कभी बनाऊंगा इस पे वीडियो। अब मैंने बताया कि कुछ वोट इनवैलिड हो जाते हैं, यानी अवैध वोट हो जाते हैं। वो कौन से होते हैं? कि अवैध भी तो समझ में आना चाहिए, कि बोल रहे हैं अवैध वोट, वैध वोट, तो अवैध भी समझ में आना चाहिए। अवैध वोट कौन से होते हैं, यानी जो इनवैलिड वोट है वो कौन से होते हैं? जैसे मैंने बताया कि मैं एमपी हूँ और मैं वोट डालने गया, तो मुझे लगा कि मेरे लिए तो ए भी सही है, मेरे लिए तो बी भी सही है, मैं तो दोनों को पहली वरीयता दूंगा। तो इस छानागिरी में क्या हो गया, मेरा वोट रिजेक्ट हो गया। ये वोट क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों को सेम प्रेफरेंस नहीं दे सकते। सेम ये नहीं दे सकते कि मेरा ये एक नंबर पे ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। तो ऐसा अगर मैंने रख दिया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये एक डालने नंबर दिया ना दोनों को, ये वोट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या हुआ, एमपी को थोड़ा जल्दी थी, एमपी या एमएलए को जल्दी थी, यार मुझे कहीं वोट जाना है, ये चुनाव फटाफट मैं वोट डालता हूँ, जाता हूँ मेरा। तो ऐसे जल्दीबाजी में क्या किया उसने, वोट दो नंबर डालना यहाँ था और डाल कहाँ दिए, दो नंबर लिख कहाँ दिए, यहाँ पे। तो ये वोट भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चन आ रहे होंगे कि पढ़ा तो दिया पर क्या हुआ। क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत है, तो वो क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए इसमें, कि आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा होगा। तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में जनता क्यों नहीं भाग लेती। अब जनता भाग क्यों नहीं लेती? अब सबको पता है कि भारत का राष्ट्रपति क्या है, संविधान में भारत के राष्ट्रपति क्या बोला है कि एक नाम मात्र का कार्यकारी है। अगर जनता भाग लेती, अगर चुनाव करते हम और राष्ट्रपति चुनते, तो राष्ट्रपति के पास शक्ति होनी भी जरूरी थी, और पावर देना जरूरी था। अगर इतने बड़े राष्ट्र ने एक बंदे को चुना है, उसको अगर पावर नहीं दोगे तो ये तो कोई सही बात नहीं है ना, ये तो सही नहीं लगता। और अगर मान लो उसको पावर दे दिया जाता राष्ट्रपति को, तो क्या वो मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री की सुनता? तो इसी वजह से क्या किया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता को बाहर रखा गया, क्योंकि जनता पार्टिसिपेट करती तो पावर देना पड़ता, पावर देना पड़ता तो वो फिर वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। तो इसलिए क्या किया, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जनता भाग नहीं लेती है। नेक्स्ट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या एंग्लो इंडियन भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेता है? और आप क्या करोगे, कुछ लोग, अरे एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है और वो तो भाग नहीं लेता। अरे भाई, वो तो हमने भी बताया कि जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है वो एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते हैं। या राज्यपाल ने किसी स्टेट में एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया, वो भाग नहीं लेंगे। लेकिन एंग्लो इंडियन ये तो हो सकता है ना कि वो चुनाव जीत के एमएलए बन जाए या एमपी बन जाए, या फिर राज्यसभा में निर्वाचित हो जाए, ओके आ जाए। ऐसे भी तो हो सकता है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, देखना है कि क्या है क्वेश्चन। अगर उसमें लिखा है एंग्लो इंडियन भाग ले सकता है, नहीं ले सकता, ले सकता है भाई। अगर शर्त क्या है, वो एमएलए या एमपी होना चाहिए और मनोनीत नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? हाँ, किया है। ये चांस किसको मिला है? देखो, ये 1969 में क्या हुए थे, हमारे राष्ट्रपति वीवी गिरी, सॉरी, जाकिर हुसैन, वो एक्सपायर कर गए थे, अपने कार्यकाल के दौरान ही खत्म हो गए थे। तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति बने थे कौन? वीवी गिरी, जिन्होंने चुनाव भी लड़ा राष्ट्रपति का और बहुत ही कम अंतराल से जीते भी। तो वीवी गिरी जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ा, हाँ, तो उससे पहले क्या किया था इन्होंने, ये उपराष्ट्रपति थे, तो उपराष्ट्रपति से फिर इन्होंने क्या, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। जब जाकिर हुसैन खत्म हो गए, तो क्या हुआ, इन्होंने कहा मैं तो चुनाव लड़ूंगा। तो चुनाव लड़ने के लिए इन्हें इस्तीफा दिया। ये कहानी बताऊं, बनाऊंगा, मैंने कहा एक वीडियो बनाऊंगा इस पे। तो इन्होंने क्या किया, अपना इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति पद से। उपराष्ट्रपति थे, वो भी उपराष्ट्रपति से पहले ही राष्ट्रपति बन गए थे। क्यों? क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम कर रहे थे। अब कौन देखेगा कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो फिर कौन देखता है? हमें हमारे बोला हुआ है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो कौन करेगा? जो सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो करेगा। तो उस समय क्या हुआ था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी गिरी थे, राष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब क्या हुआ, किसको मौका मिला? ये एम हिदायतुल्ला, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इनको मौका मिला कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने का। नेक्स्ट, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, राष्ट्रपति चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की जरूरत होती है और क्यों होती है? क्या जरूरत है, क्या प्रस्तावक होते हैं, क्या अनुमोदक होते हैं? देखो, पहले क्या था, 1952 से पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने के लिए कुछ अनुमोदक या प्रस्तावक होने चाहिए।
लेकिन फिर देखा कि अगर आदमी हर कोई राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो जाता और उसको वोट कुछ नहीं मिलता, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि ये भारत का राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, भारत के प्रमुख का चुनाव हो रहा है, हर कोई खड़ा हो रहा है। तो उसमें क्या था पहले कि दो अनुमोदक को होने चाहिए और दो प्रस्तावक होने चाहिए। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर भी लोग खड़े हो गए, 4 तो मिल जाती है। अब अनुमोदक प्रस्ताव क्या होते हैं? मैंने बताया कि टोटल वोटर कितने हो गए, 4120 एमएलए हैं और 776 एमपीज है। इनमें से 4 आदमी इनको तो आपको सपोर्ट करने चाहिए, आप राष्ट्रपति के लिए खड़े हो सकते हो, उम्मीदवार बन सकते हो। तो जब नामांकन पत्र भरा जाएगा आपका, तो उस समय 2 अनुमोदक के रूप में और 2 का प्रस्तावक के रूप में साइन होना चाहिए। भले ही आपको वोट ना दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए साइन कर दिया तो आपको वोट डालेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर क्या किया, ये संख्या को बढ़ाया गया। कितना किया गया? 10 अनुमोदक किए गए और 10 ही प्रस्तावक किए गए। फिर भी ज़्यादा होने लगे लोग कि 20 को तो ये अपने पक्ष में कर लेते थे। फिर धीरे-धीरे आगे जाके क्या कर दिया इसको, कितना कर दिया, 50 अनुमोदक कर दिए और 50 क्या कर दिए गए, प्रस्तावक कर दिए गए। यानी ये क्यों कर दिए गए कि भाई जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, वोटर कितने हैं, 4120 एमएलए, 776 एमपीज हैं। अगर इनमें से आपको 100 लोग भी अगर सपोर्ट नहीं करते हैं, 100 लोग भी आपके साथ खड़े नहीं है, तो आप कौन सा राष्ट्रपति बनोगे? राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 100 आदमियों का सपोर्ट तो होना चाहिए। जब सब आपके पास 100 आदमियों का सपोर्ट ही नहीं है, तो आप चुनाव कहाँ से जीतोगे? तो ये सही किया है ताकि हर कोई आदमी, ऐसा नहीं कि मैं भी राष्ट्रपति चुनाव लूँ, हर कोई राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा ना हो जाए। तो 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये क्या करेंगे, साइन करेंगे नामांकन में। अगर नामांकन में इतने लोगों का साइन नहीं है, 100 लोगों का, तो आपका नामांकन क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो वर्तमान में कितने हैं, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति में क्या अंतर है? देखो भाई, क्या समानता है? भाई नाम के अलावा कोई समानता नहीं है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रपति है, अमेरिका का राष्ट्रपति राष्ट्रपति से है। बस ये राष्ट्रपति ही समानता है, बाकी कुछ भी समानता नहीं है। ठीक है? अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के बराबर पावर होती है उसके पास, नहीं कि राष्ट्रपति के बराबर। बस नाम ही राष्ट्रपति मिला है उसको, तो राष्ट्रपति के नाम के अलावा कोई समानता नहीं होती। नेक्स्ट है, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव है? नहीं। आपको लगता है कि ये प्रत्यक्ष चुनाव है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है। इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, टेंशन ना लो। नेक्स्ट है, क्या भारत में सभी चुनाव में एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली लागू करना संभव है? कि हम जनरल इलेक्शन में क्या ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम लागू कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? देखो मैंने क्या बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि वो इनवैलिड वोट, आप क्या करेंगे, सही वोट डाल के आ जाएंगे। लेकिन कुछ महानुभाव है, कुछ और अपने जो अपने दादा लोग या माँ लोग जो अनपढ़ हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग जो अनपढ़ है, कुछ लोग वो उतनी सही से नहीं डाल सकते ना। उनको हमारे तो क्या, एक अभी यूपी में चुनाव होंगे तो पता नहीं एक सीट के लिए कितने एमएलए खड़े होंगे। अब 10 एमएलए खड़े होंगे या 15 एमएलए खड़े होंगे। अब वहां वरीयता देने लग गए तो अपने तो मम्मी पापा तो, मैं तो नहीं लगता है कि वो सही क्रम दे के आ जाएंगे। वो सबको एक लिखाएंगे, सबको दो लिख देंगे, या किसी को दो, एक कहाँ तीन, इतना नहीं लिख पाएंगे। तो ये है हमारे अभी यहाँ पूरे राष्ट्र के लिए ये संभव नहीं है। चलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही था। आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत मेहनत की है इसमें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।